आज से तकरीबन 495 साल पहले दिन 21 अप्रैल 1526 दिल्ली से सटे पानीपत के मैदान में भारत के भविष्य का फैसला तय होने जा रहा था। एक तरफ था दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, तो दूसरी तरफ था तैमूर लंग का वंशज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फरगाना और समरकंद से निकाले जाने और काबुल विजयी के बाद से ही बाबर के मन में हिंदुस्तान को लेकर महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थीं। उस समय हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी का भाई सिकंदर लोदी, जो खुद हिंदुस्तान का सुल्तान बनना चाहता था, उसने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भेजा। संभवतः उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भेजा था। बाबर समझ गया हिंदुस्तान में दाखिल होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये बाबर का हिंदुस्तान पर कोई पहला हमला नहीं था, बल्कि ये उसका 5वां हमला था, और इस बार वह वापस जाने के इरादे से नहीं बल्कि हुकूमत करने की ख्वाहिश लेकर आया था। पंजाब और लाहौर हासिल कर लेने के बाद अब बाबर की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई थीं। लाहौर में कुछ समय रुकने के बाद उसने आलम खां लोदी को पंजाब का सूबेदार बना दिया और दौलत खान के साथ एक फौज दिल्ली पर हमला करने को भेज दी और काबुल वापस लौट गया। इस फौज ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली में घेरने की नाकाम कोशिश की। इस घटना के बाद इब्राहिम लोदी को जहां अपनी ताकत का गलत अंदाजा हो गया, तो वहीं बाबर ने इब्राहिम लोदी की ताकत का कुछ अंदाजा लगा लिया और साल 1525 में बाबर ने अपनी फौज के साथ दिल्ली की ओर रुख किया। बाबर की फौज ने 17 नवंबर 1525 में पेशावर के पूरब से बहने वाली हारो नदी को पार किया। इसके 28 दिन बाद 15 दिसंबर 1525 को उसकी फौज ने सिंधु नदी पार की। बाबर हिंदुस्तान में बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ता जा रहा था। रोपड़ की सतलुज नदी पार कर वह अंबाला तक पहुंच गया। बाबर पूरी रणनीति के साथ हिंदुस्तान में बिना किसी मुश्किल के आगे बढ़ता जा रहा था। रोपड़ और शाहाबाद होते हुए वो सारस्वत पहुंचा, जहां उसकी फौज ने गांव वालों से बड़ी संख्या में बैलगाड़ी खरीदनी शुरू कर दी। ये बाबर की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। सारस्वत से बाबर दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए पानीपत पहुंच गया। मौजूदा बाबरपुर गांव में उसने अपनी छावनी बनाई और अपने सिपाहसालारों और साथियों से बात करने के बाद ये तय पाया कि वह इब्राहिम लोदी का मुकाबला पानीपत के मैदान में ही करेगा। अब पानीपत के इसी मैदान में हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला तय होना था। इस मैदान से वापसी कोई नहीं थी। हारने वाले का मकबरा इसी मैदान में बनना था। बाबर के फौज में कुल 12,000 फौजी थे, जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की फौज में 1 लाख फौजी और 300 जंगी हाथी भी थे। बाबर की फौज छोटी थी, लेकिन क़यादत अलग किस्म की थी। तकनीक और महारत अलग दर्जे का था। फिर भी पानीपत में जो हालात थे वो बाबर के बिल्कुल खिलाफ थे। जब बाबर की फौज को इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के बारे में पता चला, तो उन्होंने वापस लौटने की इच्छा जताई, लेकिन बाबर को अपने हथियारों और रणनीति पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी फौज को ऐसे तैनात किया कि एक तरफ पानीपत कस्बे की दीवार थी, तो दूसरी तरफ यमुना नदी थी। उसने नदी से लेकर मैदान तक एक बड़ा 20 फुट का गड्ढा खुदवाया और उसे पेड़ की नोकीली टहनियों और पत्तों से ढक दिया। उसके पीछे बाबर ने 700 बैलगाड़ियों की लाइन लगा दी, जिस पर सल्तनत उस्मानिया की दी हुई तोपें रखी हुई थीं। हर तोपों के बीच में 4 से 10 गज का फासला था, जिसमें उसके बंदूकधारी और तीरंदाज फौजी तैनात थे। बाबर ने पानीपत शहर से सटकर एक फौज को तैनात किया, जिससे शहर से हमला होने का कोई खतरा नहीं था, और पानीपत के मैदान में फौज को 3 भाग में बांट कर रखा, एक को दाईं ओर, एक को बाईं ओर और एक को बीच में। सबसे आगे था करावल दस्ता, जो बाबर को दुश्मन की हर एक जानकारी पहुंचा रहा था। उसके पीछे तैनात था हरावल दस्ता, जो कि दुश्मन को अपनी ओर खींचता था, और उसके पीछे तैनात थी उसकी मुख्य सेना, और बीच में था कुल दस्ता, जिसमें बाबर खुद मौजूद था। कुल के दाईं ओर था बरंगार, जिसकी क़यादत उसका बेटा हुमायूं खुद कर रहा था,
उसके बाईं ओर थी उसके सबसे खास जनरल मोहम्मद मिर्ज़ा की सैन्य टुकड़ी और पीछे थी उनकी रिजर्व सेना, जिसे अचानक हमला करके लड़ाई का रुख बदलने के लिए रखा गया था। वहीं इब्राहिम लोदी की सेना एक विशाल सेना तो ज़रूर थी, लेकिन ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं थी। 12 अप्रैल 1526 तक इब्राहिम लोदी और बाबर की फौज पानीपत के मैदान में खेमाबंदी कर चुकी थी। बाबर अपनी फौज की संख्या कम होने की वजह से थोड़ा जल्दी में था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी खेमा लगाकर इंतज़ार कर रहा था। थक हार कर आखिरकार बाबर को ही पहल करनी पड़ी। 19 अप्रैल 1526 को बाबर ने 4000 की फौज को रात के अंधेरे में इब्राहिम लोदी की खेमे की तरफ रवाना किया, लेकिन ये फौज रास्ता भटक गई और जब तक वह इब्राहिम लोदी के खेमे की तरफ पहुंची भोर हो चुकी थी। उन्हें इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने देख लिया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। बाबर के फौजी वापस चले गए, लेकिन बाबर का जो मकसद था वो पूरा हो गया। 21 अप्रैल 1526 की भोर में इब्राहिम लोदी की सेना ने कूच किया। उसकी फौज में सबसे आगे 300 जंगी हाथी चल रहे थे और उसके पीछे उनकी मेन सेना चल रही थी। इब्राहिम लोदी का प्लान बाबर पर सीधे अटैक कर उसे खत्म करने का था। बाबर के हरावल दस्ते ने उसे खबर दी कि इब्राहिम लोदी की फौज आगे बढ़ रही है। बाबर भी पूरी रणनीति के साथ तैयार था। तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच इब्राहिम लोदी का सामना बाबर की मेन सेना से हो गया। जैसे ही इब्राहिम लोदी के हाथी और घोड़े बाबर की फौज के करीब पहुंचे, उसके द्वारा खुदवाए गए गड्ढों में गिरने शुरू हो गए और जैसे ही वो और करीब आ गए तो बाबर ने अपनी तोपें दागने का हुक्म दिया। ये तोपें हिंदुस्तान में पहली बार इस्तेमाल हो रही थीं। इससे पहले ऐसी तोपों को यहाँ कभी नहीं देखा गया था। उस समय उसकी रेंज ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उससे जो आवाज़ उत्पन्न हुई उससे इब्राहिम लोदी के हाथियों में भगदड़ मच गई और वह पीछे हटने लगे। इस दौरान हाथियों ने अपने ही हज़ारों सैनिकों को कुचल डाला। जब इब्राहिम लोदी की फौज ने पीछे हटना शुरू किया तो बाबर ने तुलगामा नीति अपनाई और पीछे से हमला कर दिया। इस टुकड़ी में उसके तीरंदाज सैनिक तैनात थे जो दुश्मन के चारों ओर से हमला करते थे। उनके पास उस समय का एक ऐसा आधुनिक धनुष था जिसके चलाए हुए कुछ तीर 600 मीटर दूर तक चले जाते थे। इब्राहिम लोदी की फौज चारों तरफ से घिर चुकी थी। उनके दाएं और बाएं ओर से घुड़सवार आ रहे थे। आगे थी बाबर की ताकतवर तोपें। उनके पीछे भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ऐसे हालात को देखते हुए इब्राहिम लोदी के एक सिपहसालार ने कहा, बेहतर होगा अगर आप मैदान जंग से दूर चले जाएं। अगर आप जिंदा रहेंगे तो फिर से एक बड़ी फौज तैयार हो जाएगी जिससे हम मुगलों से जंग कर सकेंगे। तो इस पर इब्राहिम लोदी ने जवाब दिया कि बादशाहों के लिए मैदान जंग से फरार होना बहुत शर्म की बात है। देखो कितने अमीर उमरा साथी और वफादार फौजी शहीद हुए पड़े हैं। अब हम भागकर कहाँ जाएंगे। फिर इब्राहिम लोदी ने एक बहुत ही तारीखी शेर पढ़ा, हम किसी और तरफ जाएं ये मर्दानगी नहीं है, सुरखरुओं का काम नहीं पीला होना। जंग में हालात ये पैदा हुए कि इब्राहिम लोदी ने अपने रिजर्व आर्मी का इंतज़ार किए बिना ही 5000 सैनिकों के साथ बाबर से भिड़ गए। बाबर ने लड़ाई जल्द खत्म करने के लिए जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि अगर लड़ाई लंबी खिंचती तो बाबर के पास वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बाबर अगर 21 अप्रैल को पीछे हटने का फैसला कर लेता तो आज हिंदुस्तान में ना तो दिल्ली का लाल किला होता, ना आगरे का ताजमहल होता। लेकिन इब्राहिम लोदी ने थोड़ा जल्दी कर दी थी। कुछ ही देर बाद इब्राहिम लोदी का सर बाबर के सामने पेश किया गया। बाबर उसकी लाश के पास पहुंचा। उसकी लाश धूल और मिट्टी में सनी हुई थी और शाही ताज अलग पड़ा हुआ था। उसने लाश को उठाया और कहा, तेरी बहादुरी को सलाम। इब्राहिम लोदी के बाकी सैनिकों के सर को काटा गया और उनके सर का 35 फुट का पहाड़ बनाया गया। इस लड़ाई में ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य तोमर भी इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए मारा गया। इस 6 घंटे तक चली लड़ाई ने हिंदुस्तान का इतिहास अगले 330 सालों के लिए बदल दिया और इसी जीत के साथ बाबर ने हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की नींव रखी।
बाबर ने पानीपत में मिली फतेह के शुक्राने के तौर पर पानीपत में ही एक बाग लगवाया जिसे काबुली बाग कहा जाता है, और इस बाग में उसने एक मस्जिद तामीर करवाई जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। अब इस मस्जिद को काबुली बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को भी पानीपत में ही दफन किया, जिसकी कब्र आज भी मौजूद है। पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद माले गनीमत के साथ बड़ी संख्या में हाथी भी बाबर के कब्जे में आए। बाबर फातिहाना अंदाज में बड़ी शानो शौकत के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पर हाजिरी दी। फिर बाबर ने आगरा का रुख किया। जब वह आगरा पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि उसके बेटे हुमायूं को, जो पहले ही आगरा पहुंच गया था, उसे कोहिनूर हीरा पेश किया गया है। ये हीरा ग्वालियर के राजघराने के पास था। इस खानदान ने हुमायूं को ये हीरा पेश कर दिया। ये हीरा नादिर शाह के हमले से पहले तक मुगलों के पास ही रहा। बहरहाल बाबर हिंदुस्तान का शहंशाह बन चुका था। ये वही बाबर था जिसे फरगाना से निकलने के बाद अपने मां के साथ गिनती के चंद वफादार सिपाहियों समेत पहाड़ों और जंगलों में छिपना पड़ा था। लेकिन बाबर की ये खुशी अब ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रहने वाली थी। अभी कई और ताकतवर राजाओं से उसका मुकाबला होना बाकी था। उनमें मेवाड़ के महाराणा सांगा, इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल थे। बाबर ने अपने थोड़े से सैनिकों के साथ कैसे इन सब लोगों का मुकाबला किया, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो के तीसरे और आखिरी पार्ट में। अगर आप बाबर के शुरुआती जीवन काल के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि वह हिंदुस्तान तक कैसे पहुंचा और उसे यहाँ तक पहुंचने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो इस वीडियो के पहले पार्ट को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।